हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जा रही है पढ़ने की, फिर वो लिखने की। तो अगर हम देखें पढ़ने लिखने में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है वर्णमाला पढ़ना, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लिख नहीं पाएंगे। तो पहले हमें पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद हमें लिखना सिखाया जाता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। वर्णमाला पढ़ना हमारा पहले काम होता है। नेक्स्ट है, भाषा के अंग है वाचन, पठन, लेखन, ये सभी। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे अंग की बात करें तो ये सभी हमारे अंगों के काम अंग होते हैं। वाचन भाषा की बात करें तो ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, भाषा द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं विचार, कविता, संवेग या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। भाषा के द्वारा हमारे विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा प्रस्तुत त्रिभाषा सूत्र के अनुसार हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा को बनाया गया है। कैसा बनाया गया? अनिवार्य, ऐच्छिक, वैकल्पिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आप कॉमनली आंसर दे सकते हैं, हिंदी भाषा हमारे लिए अनिवार्य विषय है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शुद्ध शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर होते हैं। ये हमारे किस पर निर्भर होते हैं? बोलने के बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुतान पर या फिर उपरोक्त सभी पर? तो फ्रेंड्स, ये हमारे डिपेंड करते हैं उपरोक्त सभी पर। हमारा सुर कैसा होगा, बल कितना देंगे, बोलने का अनुतान कैसा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जहां पर अगर हमने बल ज्यादा दे दिया तो वहां पर हमारी जो फीलिंग्स है या जो कहने का जो वे है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, और उसका मीनिंग जो क्या होता है वो भी डिफर हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखी जाती हैं कि उस पर कितना बल देना है, किस चीज पे, और कितना हमें सुर लगाना है, कितना अनुतान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी इस पे डिपेंड करती हैं मौखिक व्यवहार में। नेक्स्ट आते हैं, वृंदावन गार्डन का दृश्य कितना? अब ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको देने हैं। जब हम किसी दृश्य की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। तो वृंदावन गार्डन की बात की जा रही है तो यहाँ पे सामाजिक राजनीतिक तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मनोरम ही होगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि हम किसी को खाना खिलाते तो पुण्य करते हैं। कैसे? गरीब, अमीर। तो फ्रेंड्स, नेता, सेठ, अमीर, इन सबको तो मतलब ही नहीं है खिलाने से, तो उनसे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। बहुत कॉमन है, गरीब को खाना खिलाने से आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, देश का हर आदमी को मिलना चाहिए क्या? सब कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ नहीं, बहुत कम। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ ना कुछ मिले, कुछ नहीं मिले। ठीक है, तो हम तो ये बोलेंगे कि देश का जो हर आदमी है उसको क्या मिलना चाहिए? उसको सब कुछ मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गाड़ी अपने डैश समय पर आ रही है। कितने? वांछित, आवंटित, अनिश्चित या फिर निर्धारित? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर निर्धारित होगा, जो पहले से बताया गया था टाइम, जो पहले से निर्धारित था या फिर बताया गया था उसी टाइम पर आ रही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ है। दुखी को दुखी करना, घाव का इलाज करना, लड़ाई को उकसाना या फिर दर्द कम करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है जो दुखी व्यक्ति है उस पे नमक छिड़कने का मतलब उसको और दुखी करना, उसी तरह की और बातें करना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अरे तुम तो के चांद हो गए क्या? ईद के चांद हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपने बहुत बार ये करे होंगे। ठीक है, पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं करे होंगे, तो आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है, झूठ पकड़े जाने पर रमेश को तो जैसे सूंघ गया क्या? सांप ही होता है, तोता, मोर, हिरन कभी नहीं होता। ठीक है, ना ही आपने कभी ये सुना होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये मत सोचना बहुत सिंपल है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुछ कुछ वहां पे डिफिकल्ट दे दिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एवरेज होते हैं। ठीक है, जिससे कि आप इजिली कर पाए अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करी है तो। नेक्स्ट है, आग बबूला होने का क्या मतलब है?
झटपटाना, क्रोध से तमतमाना, लू लगना या बुखार आना। तो फ्रेंड्स आग बबूला होने का मतलब यहाँ पर होता है क्रोध से तमतमाना, बहुत क्रोध करना। ठीक है, तो अत्यधिक क्रोध करना भी आए तो आप वो भी टिक लगा सकते हैं। तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य। तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर है डी, प्रधानाचार्य लिखने का वे यही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। पूजनीय, 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 पूजनीय। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट वे है लिखने का, पूजनीय। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पुस्तक में मत पढ़ो, पुस्तक को मत पढ़ो, पुस्तक से मत पढ़ो, पुस्तक का मत पढ़ो। तो फ्रेंड्स आप देखिए, अब आप यहाँ पे एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। पुस्तक में मत पढ़ो नहीं होगा, पुस्तक से मत पढ़ो, पुस्तक से मत पढ़ो क्या होता है, ये भी गलत है। पुस्तक का मत पढ़ो ये भी गलत है, तो पुस्तक को मत पढ़ो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगा करे तो आप एलिमिनेशन के थ्रू किया कीजिए, क्योंकि इससे आपका आंसर इजिली निकल सकता है। नेक्स्ट है, अब शुद्ध वाक्य देखना है। तो देखिए, सार्थक ने दरवाजा नहीं खोला, उत्कर्ष ने दरवाजे को नहीं खोला, शुभांशु ने दरवाजे नहीं खोला, नमन ने दरवाजा नहीं खोले। तो फ्रेंड दरवाजा नहीं खोले ये कट गया, दरवाजा एक दरवाजा है तो नहीं खोला होना चाहिए था, और यहाँ पे है दरवाजे नहीं खोला, तो दरवाजे है तो खोले होता है या फिर दरवाजा होता, तो ये भी कट गया। अब फ्रेंड्स बात की जा रही है ऑप्शन नंबर ए की और बी की। तो फ्रेंड्स उत्कर्ष ने दरवाजे को नहीं खोला, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी गलत हो गया। सार्थक ने दरवाजा नहीं खोला, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुलामी शब्द का विलोम शब्द है। आजादी, मस्ती, मुक्ति, स्वच्छंदता। स्वच्छंदता है फ्रेंड, स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आजादी। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुदार शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनुदार का आप देख लीजिए फ्रेंड्स, अनुदार का क्या होता है? अनुदार का मतलब होता है उदार। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चंद्रमा शब्द का पर्याय है। तो फ्रेंड्स चंद्रमा शब्द के पर्याय की बात करें तो वो होता है राकेश। ठीक है, नेक्स्ट है, भाई शब्द का पर्याय क्या होता है? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें भाई शब्द का पर्याय, तो मित्र नहीं होता, सखा नहीं होता, संबंधी नहीं होता, वो होता है भ्राता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या फिर शिशुनाग। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अशोक से संबंधित है हमारा लॉयन कैपिटल। नेक्स्ट है, कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए? ये आपको पता होगा, कलिंग देश के शासक जो थे वो कौन थे? अशोक, खारवेल, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। तो वो थे खारवेल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स उस टाइम पे हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग प्रदेश जो था उसके शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है। खारवेल चेदी वंश का था। खारवेल को महाराज, महामेदवाहन और कलिंगाधिपति भी कहा गया है। ठीक है, तो इस नाम से भी गिवन हो तो आप वहां पे टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, बुद्ध का अभिप्राय क्या है? ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, मूर्ख, लोभी या फिर अत्याचारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट है, योग दर्शन किससे संबंधित है? गौतमी, पाणिनि, पतंजलि या जैमिनि। तो फ्रेंड्स अगेन 20 डे सीरीज में ये हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं कि ये किन किन से संबंधित है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ, ये संबंधित है योग दर्शन पतंजलि से। गौतमी, पाणिनि और जैमिनि के आपको 20 डे सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से दर्शन की बात की है। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु सभ्यता का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से या फिर साहित्य से। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी, ये हमें मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता का जो ज्ञान था वो हमें पुरातात्विक उत्खनन से मिला था, क्योंकि वहां पर कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र पाए ही नहीं गए थे। जो मृत भांडों पर कुछ ऐसे लेख पाए गए थे परंतु अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए ये कहा जाता है कि उत्खनन से हमें ये मिले हैं। क्योंकि जो जो भी हमें कुछ लिखित मिला है उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता, इसलिए ये इनको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पुरातत्व से उत्खनन से मिले हुए हैं।
नेक्स्ट है दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? आर्यभट्ट, न्यूटन, गैलीलियो या फिर नागार्जुन ने? तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो आर्यभट्ट गुप्त काल का गणितज्ञ कहा जाता है और इन्होंने ही दशमलव प्रणाली को सर्वप्रथम बताया था। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की प्रथम पुस्तक का नाम है, तो आप वो भी नोट कर लीजिए। कौन सा? सूर्य सिद्धांत। ठीक है, सूर्य सिद्धांत इनके पुस्तक का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक कौन थी? ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रथम और अंतिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और फ्रेंड्स इनका जो ये किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी इल्तुतमिश की। ठीक है, इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। और अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1236 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी। ये इनका टाइम पीरियड था जिसमें इन्होंने शासन किया था दिल्ली के ऊपर। ठीक है, तो वो थी ए ऑप्शन रजिया सुल्तान। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? गयासुद्दीन, बाबा फरीद, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती या फिर निजामुद्दीन औलिया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि हमारा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माने वाला शहर कौन सा है? लखनऊ, वाराणसी, श्रीरंगपट्टनम या दरभंगा? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें रेशम की, तो रेशम का जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा वो कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर हमारे ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वाराणसी सही उत्तर होगा, क्योंकि कर्नाटक के बाद वाराणसी आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैसे तो कर्नाटक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम वाराणसी पर जाएंगे। ठीक है, और अगर हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको मार्क्स भी दे दिए जाएं, क्योंकि क्वेश्चन में वो ऑप्शन ही गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये उस एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो किस तरह से कॉपियां चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के कौन से शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? बहुत ही सिंपल है, शेरशाह, अकबर, शिवाजी या औरंगजेब? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें फ्रेंड्स शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा ये हमें बताना है। शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, गुरु कोंडदेव या फिर तुकाबाई मोहिते? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो शिवाजी के बाल्यकाल पर माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। इसके बाद उनके गुरु थे कोंडदेव, उनका प्रभाव पड़ा। शाहजी भोसले और तुकाबाई मोहिते का प्रभाव सिर्फ नाम मात्र का था, मतलब बहुत कम पड़ा था। लेकिन ऑप्शन में साफ दे रखा है किसका प्रभाव अधिक पड़ा था, तो उन सबका नाम मात्र का पड़ा था। तो सेकंड और थर्ड जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरदार भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन पठार, पामीर पठार, बोलिविया पठार या फिर मेसेटा का पठार? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगेन ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी क्यों होती है? क्योंकि वहां वायुमंडल का धूलकण नहीं होते, वायु जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, या फिर रात में वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स इसका सीधा साधा मतलब यहाँ पर ये होता है कि वहां की जो वायु होती है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसलिए रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है और दिन अधिक गर्म होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? कॉस्मिक किरणों, गामा किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों या फिर एक्स किरणों से? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत सिंपल है, आप इजिली बता सकते हैं, वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील, अमेजोन, गंगा या फिर मिसिसिपी, मिसौरी? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नील। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर कावेरी? तो सबसे लंबी नदी है यहाँ पर फ्रेंड्स गंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? मकर, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, तांत्रिक रेखा?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कर्क रेखा गुजरती है। फ्रेंड्स अगेन 20 डे सीरीज की जो वीडियो है उसमें हमने ये सारी चीजें आपको डिस्कस की हुई हैं, ठीक है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने बताया हुआ है ये सारी चीजें किस किस तरह से की जाती हैं, ठीक है। इनके बारे में भी और भी क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, तो सब कुछ हमने वहां पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम, केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो कि हमारी कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा के चुनाव कितने वर्ष पर होते हैं? 6 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो फ्रेंड राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे 2-2 वर्ष बाद वो क्योंकि ये स्थायी सदन है, ठीक है, तो 2-2 वर्ष बाद वो रिटायर होते रहते हैं लोग, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर है, बी 2-2 वर्ष बाद, ठीक है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अगेन मैं आपको बोलूंगी 20 डे सीरीज देख लीजिए, हमने वहां पे आपको सब चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत का रक्षा मंत्री। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर आए तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अगेन इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन है वो हमने अपने उन सीरीज में वहां पे डिस्कस की हुई है, तो आप जाके उनको जरूर देख लीजिए अगर आपको डिटेल में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑर्गन गैस, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स जो गुब्बारे में ऑक्सीजन भरी जाती गैस भरी जाती है वो भरी जाती है हीलियम गैस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर अमोनिया। तो फ्रेंड्स गोबर गैस की बात करें तो इसका मुख्य घटक यहाँ पर आता है ए, जो कि है हमारा मीथेन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एसिटिलीन। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। तो आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? कॉर्निया, आइरिस, सलाकाओं या फिर शंकुओं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी आइरिस पर डिपेंड करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी की आंखों का रंग भूरा, काला और नीला होता है, तो ये आइरिस पर डिपेंड करता है कि किसकी आंखों का रंग कैसा होगा, और ये भी कहा जाता है कि ये जेनेटिक भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक वैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है। तो फ्रेंड्स इसका नाम की बात करें तो ये कहलाता है रेटिनिन, ठीक है, जिसके कारण हमारे अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता जो होती है एक वैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, इसको रेटिनिन बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स भूसी रहित अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं, यस ये करेक्ट है। फिर भी एक बार नीचे और चेक कर लेते हैं, संसाधित अन्न उत्पादों में पोषक तत्व अधिक होते हैं, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है। नाश्ते के अन्न में पोषक तत्व अधिक होते हैं, ये किसने कह दिया कि नाश्ते के अन्न में अधिक होते हैं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भूख है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो बी हमारा भूख प्राणी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि सभी रंग मिलकर नीला रंग बनाते हैं, क्या ये कारण है? नहीं, ये कारण नहीं है। श्वेत रंग में नीला घटक प्रबल होता है, क्या ये कारण है? ऐसा भी नहीं है। वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग की अधिक प्रकीर्ण होती करता है, यस ये करेक्ट है। यह वस्तुतः नीला है, नहीं ये भी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र हमारा क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है ट्रांसपॉन्डर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब कोई जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो
किस तरह से वहां पे चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें, जब कोई जहाज समुद्र में प्रवेश करता है वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वह थोड़ा सा चला जाता है, उसी स्तर पर रहता है, वह जिस द्रव्य में बना हो उसी आधार पर ऊपर उठता है या नीचे होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई भी जहाज समुद्र के अंदर प्रवेश करता है तो वो ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा नहीं है। हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसमें जो दोनों की ऊंचाई होगी वो बराबर तक जाएंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। उनमें से कोई भी अधिक ऊंचा तक जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, ये करेक्ट आंसर है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो हमें पदार्थ बताना है उसके अंदर क्या मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब प्राकृतिक रबड़ के अंदर सल्फर मिला दिया जाता है तो वो और अधिक उछाल मारता है, ठीक है। मजबूत और अधिक उछाल बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा सेकंड संयंत्र क्या है। तो ये है फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें तो ये परमाणु शक्ति रिएक्टर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये कहलाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है बेंजीन में, केरोसिन में, ईथर में या फिर जल में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, जल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पन्नालाल घोष बांसुरी, गुरु गोपी कृष्ण कथक, निखिल बैनर्जी संतूर या फिर नंदलाल बोस चित्रकला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो निखिल बैनर्जी संतूर ये सही युग्म नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इब्राहिम अलकाजी किस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती है। इब्राहिम अलकाजी की बात करें तो ये फ्रेंड्स जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। कोलिया, पुरासे, सेमेरू या फिर इटना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कोलिया, जो कि मैक्सिको में स्थित है। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है तो आपको फ्रेंड्स इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। आसवन द्वारा, वाष्पन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा या फिर प्रभाजी आसवन द्वारा। ये क्वेश्चन में अगेन 2 से 3 बार पहले आपको करा चुकी हूँ, तो आपको पता होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ए है विधि आसवन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है। इम्बोल्ट धारा, ब्राजील धारा, ओयाशियो धारा या फिर कैनारी धारा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इम्बोल्ट धारा शीतल महासागर धारा कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन में संबंधित नहीं है। व्यापार विकास प्राधिकरण, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, सहकारी विपणन समितियां या फिर भारतीय राज्य व्यापार निगम। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सहकारी विपणन समितियां जो है वो हमारी निर्यात संवर्धन संस्थाएं नहीं है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर सक संबंधित है। तो फ्रेंड्स केंद्रीय कर से संबंधित बात करें, सक यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ नहीं है, आप इसको हटा दीजिए, प्रिंट मिस प्रिंट है। आप ये देखिए समूह केंद्रीय कर से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें तो समूह केंद्रीय से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आय शुल्क ये सभी समूह से एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि बिक्री कर अलग हो गया, इसमें गृह कर अलग हो गया और इसके अंदर सीमा मनोरंजन ये अलग हो गया, आयकर, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पाद, सीमा शुल्क और आयकर ये एक ही से संबंधित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक टू एंड हंगर
टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन अगेन फेमस है, आपको ये बताना है कि किस लिए फेमस है MS स्वामीनाथन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको याद होगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स इसकी बात करें WTO की, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, तो इसका शुरुआती वर्ष की बात करें तो ये था 1995 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए व्यापार है? राज नारायण बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वामी विवेकानंद या फिर आचार्य विनोबा भावे ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये कहा था आचार्य विनोबा भावे ने कि देशभक्ति हमारा धर्म है और धर्म भारत के लिए एक व्यापार है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन नहीं है? तो इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रोजेस्टेरोन वैक्सीन नहीं है, जबकि BCG, एंटी रेबीज और पोलियो ये सारी वैक्सीन है, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हाइनरिच हर्ट्ज, थॉमस एल्वा एडिसन या फिर जॉन लोगी वियर्ड? तो फ्रेंड्स की राइट आंसर की बात करें तो ए राइट आंसर है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। फ्रेंड्स आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि हाइनरिच हर्ट्ज, थॉमस एल्वा एडिसन और जॉन लोगी वियर्ड ये किससे संबंधित है, ठीक है। क्योंकि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इन्वेंशन से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो इन्वेंशन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसके साथ ही साथ वैक्सीन्स के नाम पूछ ले जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जो भी मैंने आपको ऊपर वैक्सीन बताई है। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस और कॉमन है, और पॉलिटी से रिलेटेड सामान्य ज्ञान में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी रिवीजन करिएगा। हमारा सीक्रेट रिजर्व में रिजल्ट इन बाय, अब जो सीक्रेट रिजर्व्स होते हैं वो हमारे किससे बनाए जाते हैं? क्रिएटिंग जर्नल रिजर्व, प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, ओवर वैल्यूइंग ऑफ स्टॉक या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज? तो ऐसे कौन सा यहाँ पे पॉइंट है जिसके थ्रू हम सीक्रेट रिजर्व को अपने क्रिएट करते हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें सीक्रेट रिजर्व की, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। जब हम एक्सेसिव डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, सीक्रेट रिजर्व हमारा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अगेन हमारा सेम है लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस अलग हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आप ये भी देख सकते हैं, तो इससे आपको एक क्या होगा, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी कि सीक्रेट रिजर्व इसके थ्रू भी बनाया जा सकता है। सीक्रेट रिजर्व में रिजल्ट बाय, अब सीक्रेट रिजर्व जो है हम आपको इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताने हैं, जैसे कि प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, यानी कि जो शेयर इश्यू करने पर जो प्रीमियम उसके साथ होता है उसके बेसिस पर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व या फिर रिजर्व क्रिएटेड एंड ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड, यानी कि जो भी आरक्षित और निर्धारित बिक्री पर जो लाभ होता है उससे। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो है वो हमारा यहाँ पे पूंजीगत ना मानकर आयगत संचय माना गया है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का या रिजर्व का, इसका मेन पर्पस होता है बनाने का कि जो भी हमारी जो डिविडेंड है उसकी रेट को प्रॉपर बनाया जा सके। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को इनफ प्रॉफिट नहीं होता, तो वो उस समय या उस साल अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कहाँ से डिविडेंड देगा, और अगर डिविडेंड नहीं देगा तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होंगे वो आगे से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या फिर एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी कंपनी की उन इन्वेस्टर्स के माइंड में। तो अपना जो इम्प्रेशन है वो सही बनाए रखने के लिए, कंपनी की इमेज सही बनाए रखने के लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाया जाता है, जिससे कि अगर किसी साल प्रॉफिट ना हो तो इस रिजर्व से वहां पर उनको डिविडेंड दिया जा सके। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो है वो हमारा सीक्रेट रिजर्व की तरह काम करता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है हमें ये बताना है। रिपेयर्स ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड असेट्स टू पुट इनटू वर्किंग कंडीशन, यानी कि कोई भी ऐसी रिपेयरिंग कराना जिससे असेट्स जो है वो वर्किंग कंडीशन बनी रहे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कराना, कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स, या फिर लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड अ सूट फाइल्ड बाय द कॉम्पिटिटर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो देखिए अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो व्यवसाय को निरंतर चलाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें आयगत व्यय करना पड़ता है। तो डी के अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें तो बाकी सारे हमारे क्या हैं, हमारे पूंजीगत व्यय हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन डी, लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड अ सूट फाइल्ड बाय द कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स। और डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारा बुक कीपिंग का, उसमें ट्रांजेक्शन हमारे इफेक्ट करते हैं कैसे। एक अकाउंट में दो बार, दो अकाउंट्स में एक ही समय पर, वन अकाउंट इन टू वेज, यानी कि एक अकाउंट में दो तरीकों से, या फिर टू अकाउंट्स इन टू वेज ईच, यानी कि दो अकाउंट में दोनों तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजेक्शन्स किस तरह से होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमारे दोनों साइड होते हैं, यानी कि डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पे एक अकाउंट इन टू वेज, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि एक अकाउंट में दो जगह एंट्री होती है किसी भी ट्रांजेक्शन की, एक होती है क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये पूरे यहाँ से क्वेश्चन है और ये हमारे ऑप्शंस थे। तो पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब देखिए यहाँ पे हमें एक्टिविटीज को हमें यहाँ पे सीरियल वाइज लगाना है। समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के परफॉर्मेंस को समराइज करना। एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, उनके बिजनेस ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना रिजल्ट, या फिर अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शंस। तो अकाउंटिंग साइकिल हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेन देनों का लेखन करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 4। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, उसको एनालाइज करने से, तो हो गया हमारा 2। ये हो गया हमारा विश्लेषण करना। विश्लेषण करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जो भी विश्लेषण करने के बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा उसको समराइज करना। समराइज करेंगे यानी कि हम उनको एक शॉर्ट वे में, हम उन सारी चीजों को जो भी एनालाइज करने में निकल कर आया उसको हम शॉर्ट में उस पूरे चीज को लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 1। उसके बाद आएगा जो भी हमने समराइज किया, उसके बाद हम जो भी रिजल्ट निकला उसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि अब उसको हम बताएंगे कि ये इस तरीके से निकला, यानी कि उसको एक वैलिडेट किसी एग्जाम्पल के थ्रू या फिर अपने रेशियोज के थ्रू उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये पूरी चीज थी जिसके थ्रू हमारा ये रिजल्ट निकल कर आया। तो यहाँ पर ऑप्शन फिर क्या आ जाएगा, 3। तो हमारा जो वो बनेगा यहाँ पे साइकिल वो बनेगा 4 2 1 3 का। तो 4 2 1 3 यहाँ पे ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द यूजर ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज। अब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसका यूजर ग्रुप क्या कहलाता है, ओनर्स ऑफ द बिजनेस, मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस, पोटेंशियल इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस, यानी ऑफ द अबव। तो जो भी हमारा यूजर ग्रुप होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, वो हमारा ओनर्स ऑफ बिजनेस भी होता है, मैनेजर ऑफ बिजनेस भी होता है, इन्वेस्टर भी हो सकता है। तो ये सारे ही यहाँ पर जो काम होते हैं ये इसके होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज। अब जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो हमारा क्या बताता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, चेंज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो 1 जो हमें बताता है वो बताता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज इज रिगार्डेड एज, अब जो अकाउंटिंग मॉडर्न एज में है वो हमारा क्या बताता है, तो देखिए हम डायरेक्ट इसके आंसर की बात करें तो ये हमें बताता है ऑल ऑफ दी अबव। रिकॉर्डिंग भी बताता है, लैंग्वेज और बिजनेस भी बताता है, और ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन भी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।